नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वर्तिका और आज मैं आप सबके समक्ष अपनी पहली प्रस्तुति लेके आई हूँ। एक कहानी जिसका शीर्षक है ऐसी लड़की के साथ तो बलात्कार होना ही चाहिए। मैं जानती हूँ कि इस कहानी का शीर्षक पहली बार सुनने में अटपटा लग सकता है, बहुत अटपटा, पर जैसे जैसे आप कहानी सुनते जाएंगे इस शीर्षक के पीछे का प्रयोजन भी आपको समझ में आता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो देखो, ये वही है। सामने कुरियर रिसीव करने के लिए खड़ी अर्पिता को देख मीनल गुंजन से फुसफुसाते हुए बोली। अर्पिता उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाली एक युवा लड़की थी जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार के भरण पोषण में अपना योगदान देती थी। लेकिन पिछले दिनों उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि अर्पिता की आत्मा भी कलप गई पीड़ा से। बताने की तो अब ज़रूरत ही नहीं थी कि वो कैसी घटना रही होगी। क्या ये वो है? मीनल की बात सुन गुंजन जवाब भी फुसफुसाते हुए उससे बोली। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, बड़े रहस्यमयी अंदाज में उसने जवाब दिया था। देख के तो नहीं लगता इतना सज धज के घर से बाहर कैसे निकल सकती है। और चेहरा तो देखो, कोई शिकन ही नहीं है इसके चेहरे पर। मेकअप से चमका लिया है खुद को। गुंजन के मुंह से सहसा निकल गया। मेकअप से चेहरा पोत लेने से इसके पाप पर पर्दा थोड़े पड़ जाएगा। मुंह काला करवा के तन के चल रही है जो। मीनल अर्पिता के चरित्र का चीर हरण करने की पूरी तैयारी करके बैठी थी। मौके पर चौका दे मारा। तुमको पता है, ये हमेशा ऐसे ही सज धज के घर से बाहर निकला करती थी। कई लड़के दोस्त भी थे इसके और पार्टी में भी जाया करती थी। मीनल आगे बोली। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसने कितने बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया हो। हे भगवान, मतलब पूरे गुलछर्रे उड़ाती थी ये। गुंजन हैरानी से मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। हाँ और नहीं तो क्या, मीनल पुष्टि करते हुए बोली। लेकिन मैंने तो इसे जब भी देखा सलवार सूट में सलीके से दुपट्टा लिए ही देखा। मुझे तो ये वैसी नहीं लगी। गुंजन ने भी अपनी बात रखी। अरे हाथी के दांत खाने की और दिखाने के और, वो सब दिखावा था इसका। बाहर जाकर क्या करती थी यही जाने, और नतीजा तो हम सब जानते हैं। गुंजन की बात सुन मीनल को अपने चौपाल कार्यक्रम पर पानी फिरता नजर आया, लेकिन फिर वो बात संभालती ही बोली। बाप नहीं था इसका, मर गया होगा बहुत पहले ही। बाप नहीं होता तो दुनिया समाज की नज़रों से लड़की को देखता है, ये तो कोई भी जानता है। ऐसे में घर से निकलने की क्या ही ज़रूरत थी, और निकली तो निकली, पर इतने सजने संवरने की क्या ज़रूरत थी। जब खुद को इतना पेंट पॉलिश से चमकाओगी तो खरीदार तो आएंगे ही। अपना सामान खुद से ना दोगी तो ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे। मीनल ने कहा और फिर एक विकृत सी हंसी हंस दी। गुंजन भी मुंह दबा के खींखी करने लगी। दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रही थी इस चौपाल कार्यक्रम में। अब क्योंकि गुंजन को भी इसमें रस आने लगा था तो वो भी मज़े ले रही थी। 1 मिनट ज़रा रुकिए। उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी तो आवाज़ की दिशा में उन्होंने नज़रें उठाकर देखा। सामने अर्पिता खड़ी थी। दोनों एक पल को सकपका गईं, लेकिन फिर मीनल तन के खड़ी हो गई। आप क्या कह रही थी मीनल आंटी? बाप मर गया तो घर के बाहर क्यों निकलना, क्यों सजना संवरना? तो सुनिए, मेरे पिता का देहावसान बहुत पहले ही कैंसर से हो गया था। उनके जाने के बाद घर में 5 लोग बचे, माँ और हम 4 भाई बहन। लंबे समय तक हमारी परवरिश हमारी विधवा माँ ने अकेले ही की। कोई नातेदार रिश्तेदार झांकने भी ना आया कि खाने को कुछ है भी या हवा पीकर सोते हैं हम लोग। और सब लोग हितैषी ही बनते थे। ऐसे में जब मैं पढ़ लिख कर लायक बनी तो सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ी हुई, नौकरी की। पेशे से इवेंट मैनेजर हूँ मैं, लेकिन मेरा महत्व आप जैसे लोग क्या जाने। आपका 28 साल का बेटा तो अभी भी घर पर बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है ना, और आते जाते लड़कियों को भी छेड़ता है। यथार्थ दर्शन कराने की पूरी तैयारी अर्पिता करके आई थी।
ऐसी बातें वो अब सुन सुनकर उकता चुकी थी। दोषी ना होते हुए भी जब उसके चरित्र का पोस्टमार्टम होता तो वो कसमसा के रह जाती थी, लेकिन अब और नहीं। ए लड़की, जबान संभाल कर बोल, हम तेरे जैसे नहीं हैं। मीनल अर्पिता से हिकारत के भाव लिए बोली। हाँ बिल्कुल, आप मेरी जैसी नहीं हैं और हो भी नहीं सकती। आपके जितना बकवास करने के बाद भी मैं बड़े सम्मान से आपसे बात कर रही हूँ और मानहानि का केस भी नहीं किया। अर्पिता आराम से बोली। मीनल की तिलमिलाहट देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसने बिल्कुल उसकी दुखती रगों पर शब्दों के जूते मारे हैं। तेरा भी कोई मान है वैश्या? देर रात तक घर से बाहर रहेगी तो यही होगा ना? मीनल सारी सीमाएं लांघते हुए घोर निर्लज्जता से बोल पड़ी। उसकी बातों में जो घृणा थी वो साफ स्पष्ट थी। मैंने आपसे पूछा, मांगा सुझाव कि आप मुझे बताएं कि मैं कब कहाँ रहूं, कैसे रहूं, क्या पहनूं। वैसे मुझे बताना तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन चलो अब आप इतनी असलियत पर आ ही गई हैं तो मैं बता दूं कि इवेंट मैनेजमेंट का काम है मेरा। देर सवेर का मेरे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर मैं समय देखकर काम करूंगी तो मुझे कोई काम ही नहीं देगा। उस सूरत में भी आप लोगों के पास कोई चटाखेदार मुद्दा होगा चुगली के लिए। और जिसे आप सजना संवरना कह रही हैं ना, वो सलीके से कपड़ा पहनना होता है। अगर आपको मेरे कपड़े दिख रहे हैं तो अपनी बेटी के कपड़े कैसे नहीं दिख रहे, जो कॉलेज कोचिंग के नाम पे ब्लाउज और फटी जीन्स पहनकर निकलती है और हर रोज़ एक नए लड़के की बाइक के पीछे बैठ के आती जाती है। हाँ, सारे संसार का स्केल रडार मेरे ऊपर ही। क्यों? आपकी बेटी क्या लड़की नहीं तो लड़का है? अगर मुझ पर ये नियम कानून लागू हो रहे हैं तो आपकी बेटी पर क्यों नहीं? अर्पिता ने एक बार फिर मीनल को तथ्यों का आईना दिखाया था। गुंजन तो हक्का बक्का खड़ी सारी तमाशा देख रही थी। वो अर्पिता को बहुत सीधी और मितभाषी समझती थी, और जो कि सच भी था। अर्पिता वास्तव में बहुत सीधी, सरल और मितभाषी थी, लेकिन जिस तरह से उसने मीलन के बच्चों के सत्कर्मों का चिट्ठा खोल कर रख दिया था, उसके बाद अब उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा था। वो धीरे से मौका देख सरक ली। देख रही हो गुंजन, कैसे बदतमीजी कर रही है ये? अरे इसके जैसी लड़की के साथ तो यही होना चाहिए जो हुआ। मीनल ने जब ये कहते हुए अपने आसपास खड़ी गुंजन की ओर नज़र डाली तो पाया कि गुंजन नदारद थी। मीनल के तो जैसे प्राण ही सूख गए। अच्छा, तो मेरे साथ बलात्कार हुआ क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती हूँ, सजती संवरती हूँ, काम करती हूँ, है ना? मेरे पिता नहीं हैं और समाज की बुरी नज़रें भी मुझ पे पड़ रही हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटती, हार नहीं मानती और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती हूँ। यही मेरी गलती है ना? तो फिर इस लॉजिक से तो बहुत पहले ही किसी कार या ट्रक के नीचे आपको आ जाना चाहिए था। जैसे आप सड़क पार करती हैं, उससे अच्छा तो केजी के बच्चे कर लेते हैं, नहीं? अर्पिता बोली। तुम? अर्पिता के कहे के जवाब में मीनल इतना ही बोल पाई थी कि मोहल्ले की भीड़ झगड़े का लाइव प्रसारण देखने पहुंच गई। मीनल अब सबके सामने कुछ कहकर अर्पिता को उकसाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी के सामने उसकी हकीकत आ जाती। क्यों बुरा लगा अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर? मुझे भी तकलीफ हुई आपकी गंदी नीच बातें अपने बारे में सुनकर। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन बिना मांगे आप चढ़ती चली आई और मर्यादा लांघी। आपको पता है, जितने दोषी मेरे अपराधी नहीं, उनसे कहीं अधिक दोषी आपके जैसी मानसिकता वाले लोग हैं, जिनके कारण महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों का मन बढ़ता है। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री पर हुए बलात् अत्याचार को सही ठहराते हुए आपको जरा सी भी लज्जा ना आई? अरे आपकी बातों से ज्यादा सही था मेरा रोड एक्सीडेंट वाला उदाहरण। छह, आपकी जैसे घृणित मानसिकता वालों का तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। अर्पिता मीनल को दुत्कारते हुए बोली। दांत पीसती मीनल मुड़कर अपने घर जाने को हुई तो अर्पिता उसे रोकते हुए बोली, इधर कान खोल के सुनते जाइए। मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र तु नारेः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते, यत्र तु एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफला। मतलब मालूम है इसका?
संस्कृत श्लोक बोलकर मीनल को देखते हुए उससे बोली। मीनल असमझ में उसका मुंह ताकती रह गई। अर्पिता समझ गई कि इसका अर्थ मीनल को नहीं पता, और इसलिए उसने आगे इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए बताया, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। और उस लिहाज से जिन देवी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का आह्वान करती आप थकती नहीं है ना, वो कभी अपनी परछाई भी आपके दर पर नहीं भेजेंगी। जाइए और हो सके तो अपनी गटर सोच को ब्लीच कराइएगा, जो अपराधी को नहीं बल्कि पीड़ित को ही दोषी ठहरा देती है। बहुत दिनों से अपने बारे में ऐसी घृणित आधारहीन बातें सुन सुनकर अर्पिता का मन पक चुका था। उसने तय कर लिया था कि कोर्ट हो या समाज, वो अपने लिए स्टैंड लेगी, और अवश्य लेगी, फिर चाहे उसे किसी का साथ मिले या नहीं। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, और उससे भी ज़रूरी वो बात है जो मैं करने जा रही हूँ कि याद रखिए, अगर कोई किसी महिला के ऊपर हुए अत्याचार को सही ठहरा रहा है, ये कहकर कि वो महिला बहुत सजती संवरती थी, घर से बाहर निकलती थी, देर रात घर आती थी, काम करती थी, दुनिया समाज की बुरी नज़रों की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती थी, तो मतलब इस लॉजिक से हर वो इंसान जो पैदल सड़क पार कर रहा है, उसे किसी कार या ट्रक के नीचे आकर कुचल कर ख़त्म हो जाना चाहिए। और अगर कोई कार या ट्रक ऐसा किसी पैदल चालक के साथ कर देती है तो ये गलत काम नहीं है, ये सही काम है, ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये तो उस पैदल चालक की गलती है ना कि वो पैदल सड़क पार कर रहा था। उस ट्रक या कार की कहाँ गलती है जो अनियंत्रित गति के साथ आई और एक निर्दोष इंसान का जीवन लेके चली गई? गलती तो उस इंसान की है जिसने सड़क पार करने की जहमत जुटाई, जिसने धारा के विपरीत जाकर अपने कल्याण के लिए कदम उठाया, जो अकर्मण्य न रहा, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश की। है कि नहीं? अक्सर अर्पिता जैसी स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार लड़कियों को हम यही कहकर कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और उनके साथ हुए अत्याचार को ऐसा करके हम सही ठहरा रहे होते हैं, और उसके अत्याचारियों को भी। तो सोचिए ऐसा क्यों है? अगर समय वाकई बदल चुका है तो महिलाओं के समक्ष हर बार ऐसे सवाल और ऐसी मानसिकता कैसे सिर उठा लेती है? समय तो फिर उनके लिए भी बराबर ही बदलना चाहिए, उनके लिए भी बराबर ही प्रगति के द्वार खुलने चाहिए, उनको भी बराबर ही मौका मिलना चाहिए। फिर किसी भी मामले में उनके ऊपर जजमेंट का डंडा क्यों चलता है? सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला है, सिर्फ इसलिए कि वो मजबूत है, वो झुकती नहीं है। और ध्यान रहे, जब तक मीनल जैसी मानसिकता वाले लोग, विशेष करके स्त्रियां होंगी, तब तक महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी ही स्त्रियां किसी एक दूसरे निर्दोष स्त्री के साथ हुए किसी भी गलत हरकत को या अत्याचार को उल्टे सीधे आर्ग्यूमेंट देकर जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं, उसे सही ठहराने की कोशिश करती हैं, और इस तरीके से उन अपराधियों का, उन अत्याचारियों का, उन बलात्कारियों का मन बढ़ाती हैं, उनका हौसला बढ़ाती हैं, उन्हें नए नए आइडिया दे रही होती हैं कि अगर लड़की आत्मनिर्भर है तो उसके साथ जो मन चाहे कर लो, और फिर समाज के सामने उसी को दोषी भी ठहरा दो कि वो आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ी है, घर से बाहर निकल रही है, अपनी शर्तों पे जिंदगी जी रही है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। हाँ, वाकई मीनल जैसी स्त्रियां यही तो कर रही होती हैं, और हमें यही करने से रोकना है उन्हें। समय
सबके लिए बराबर बदलना चाहिए। प्रगति के रास्ते सबके लिए बराबर खुलने चाहिए। अवसर सभी को मिलना चाहिए। सम्मान हर कोई, आई रिपीट, हर कोई डिजर्व करता है। सम्मान का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता है। स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। आपने ध्यान दिया, आप एक छोटे बच्चे से आप करके बात करिए ना, तो वो भी बदले में आपसे आप करके बात करता है। और अगर आप एक छोटे बच्चे से भद्दे ढंग से बात करने की कोशिश करिए, तो कहीं ना कहीं वो उसी चीज़ को अपने व्यवहार में उतार कर आपसे भी वही करने की कोशिश करता है जो आपने उसके साथ किया है ना। इंटरेस्टिंग। ये बात सिर्फ बच्चों पर ही लागू नहीं होती है, ये बात सभी पे लागू होती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब पे एक समान ये लागू होता है। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। तो इसका साफ मतलब ये निकलता है कि चाहे एक बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सम्मान, प्रेम और अपनापन और साथ ही न्याय, समान अवसरों की ज़रूरत सबको पड़ती है। इसलिए एक महिला को उसके महिला होने की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, कभी भी नहीं। अगर ऐसा किसी समाज में, किसी देश अथवा काल में होता है, तो ये उस समाज, देश अथवा काल के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो बस यही थी मेरी पहली प्रस्तुति, जिसके ज़रिए मैंने विक्टिम ब्लेमिंग जैसे गंभीर मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है। अब इसमें मैं कितनी सफल हुई हूँ, ये सब तो मुझे आपकी प्रतिक्रियाएं जानकर ही पता चलेगा। तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य व्यक्त करिएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है जहाँ पर मैं ऐसे बोल कर अपनी बात रख रही हूँ, अपने विचार रख रही हूँ और कहानी सुना रही हूँ। तो बहुत सारी कमियाँ और बहुत सारी वीक पॉइंट्स रहे होंगे। बहुत जगह मुझे बोलने से पहले सोचना पड़ा, संकोच हो रहा था, हिचक हो रही थी, काफ़ी कुछ हो रहा था। ऐसे मैंने इससे पहले कभी कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। तो वो सब आपको सुनते हुए पता चलेगा, वो जहाँ जितनी कमियां हैं, वो इम्परफेक्शंस हैं, जहाँ मैं रुकी हूँ या जहाँ जो है कि मेरे शब्द गड़बड़ा गए हैं, वो सब आपको साफ साफ पता चलेगा। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि जैसे जैसे मैं आगे कहानियाँ सुनाती जाऊँ, अपनी प्रस्तुतियाँ देती जाऊँ, वीडियोस बनाती जाऊँ, मैं इस अपनी कमी में सुधार करूँ कि सोचने से पहले जो हिचकिचाहट होती है, जो बोलते वक्त हकलाहट में तब्दील हो जाती है, उसे जो है मैं दूर करूँ, ताकि मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूँ, जिससे वीडियो और उसमें दिया हुआ जो मेरा संदेश है, जो मैं कहानी सुना रही हूँ या जो अपनी बात रख रही हूँ, वो आप सबके लिए सुनने लायक बन सके। फ़िलहाल तो मेरा पहला प्रयास है, तो भूल चूक समझ के जहाँ कहीं भी कुछ गलतियाँ रही हों, त्रुटियाँ छूटी हों, माफ़ करिएगा। और सुनकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है आपको तो लाइक भी अवश्य करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी जो है कि लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि इससे जुड़े मुद्दे पे हम जो है जागरूकता लेके आ सकें, तो शेयर भी अवश्य करिएगा अगर आपको ये कहानी इस लायक लगती है और इसमें दिया हुआ संदेश। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। बाकी तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर मेरी कहानियों को और उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। इससे एनर्जी मिलती है, फ्यूल मिलता है आगे और अच्छा करने के लिए, एक दिशा मिलती है, मार्गदर्शन होता है और पता चलता है कि हम किसी ऐसे अंधेरे सुरंग में नहीं जा रहे हैं, हमारे पास एक रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं। जब सामने से प्रतिक्रिया मिलती है तब अच्छा लगता है, हिम्मत बढ़ती है और अच्छा लगता है डेफिनेटली। बस इतना ही कहूँगी। और ये मेरा पहला वीडियो है जहाँ पे मैं कहानी सुना रही हूँ, तो
थोड़ा सा अजीब और अटपटा मुझे भी लग रहा है और कहानी का विषय काफ़ी गंभीर है, तो मैंने पूरी कोशिश की कि उसी गंभीरता के साथ मैं उसे प्रस्तुत कर सकूं। अब इसके साथ मैं कितना न्याय कर पाई और कितना नहीं, अपनी कहानी और इसकी प्रस्तुति के साथ, ये तो अब आप सब श्रोता ही बता पाएंगे। तो बस इसी विचार के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। पर जाने से पहले अमेरिकी लेखक R.H. सिन का एक वक्तव्य मैं आप सबसे साझा करना चाहूँगी, जिसमें कि वो कहते हैं, सो मैनी स्ट्रॉन्ग वेमेन बिगैन एज यंग ब्रोकन गर्ल्स। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी स्त्रियां जिन्हें आज हम मजबूत स्थिति में देख रहे हैं, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और अपने शर्तों पर जीने वाली सशक्त महिला के रूप में देख रहे हैं, अपने बीते हुए कल में वो सब जहाँ तहाँ संघर्ष कर रही थीं, जूझ रही थीं, मुश्किलों से दो चार हो रही थीं, परेशानियों में भी अपने लिए रास्ता बना रही थीं, और उनके इसी साहस ने आज उनको उस सशक्त स्थिति में पहुंचाया है जिसमें हम उन्हें देख रहे हैं। इसलिए परेशानियों से घबराइए नहीं, डटे रहिए। ये बात सिर्फ महिलाओं या बच्चियों पे लागू नहीं होती है, ये बात तो हर एक इंसान पे लागू होती है। मुश्किलों में भी डटे रहो, एक दिन मंजिल तो ज़रूर मिलेगी।